वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपनी इस वीडियो में एक अधिकार यानी कि मोनोपोली को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है मोनोपोली। मोनोपोली जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस पॉली। मोनो का अर्थ होता है अकेला यानी कि सिंगल, एंड पॉली का अर्थ होता है उत्पादक से यानी कि प्रोड्यूसर या सेलर से। ठीक है, तो मोनोपोली जो है वो किसी भी मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रोड्यूस करने वाला एक ही व्यक्ति होगा और उसको सेल करने वाला भी वही एक व्यक्ति होगा। ठीक है, और अगर किसी वस्तु को प्रोड्यूस भी कोई एक व्यक्ति कर रहा है, वही उसको सेल कर रहा है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? दैट मीन्स उस वस्तु का मार्केट में उस समय तक कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। केवल वही एक सिचुएशन है जब वो व्यक्ति जो उस वस्तु को, किसी वस्तु को प्रोड्यूस कर रहा है, वो मोनोपोली की सिचुएशन में होगा। तो इसके लिए आपकी क्या दो बेसिक कंडीशन निकल के आई हैं कि मोनोपोली में एक तो सिंगल सेलर होता है, दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि भाई उस वस्तु का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए जो लिखा हुआ है उसे भी देखना शुरू करते हैं। एक अधिकार बाजार में वस्तु का एक ही उत्पादक होता है तथा वस्तु की समस्त पूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। तो देखिए ऑब्वियसली अगर मार्केट में कोई एक ही व्यक्ति है किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला, तो उसका उस प्रोडक्ट की सप्लाई पे 100% कंट्रोल होगा ही। ठीक है, आगे है एक ही उत्पादक होने के कारण फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब एक ही प्रोड्यूसर है तो देखिए यहाँ पर फर्म और उद्योग अलग अलग नहीं होती हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब फर्म और उद्योग में वैसे बेसिक डिफरेंस होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ मोबाइल कंपनीज़ का। सैमसंग एक मोबाइल कंपनी है, या आप कह सकते हो एक मोबाइल बनाने वाली फर्म है। इसी तरह से सोनी एक मोबाइल फर्म है, नोकिया वो भी एक मोबाइल फर्म है, इसी तरह से ओप्पो, वीवो। ठीक है, ये सभी अपने आप में इंडिविजुअली देखें तो फर्म है, कंपनीज़ हैं जो मोबाइल बनाती हैं। अब देखिए इन सब में क्या सिमिलैरिटी है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर है, मोबाइल। तो यहाँ पर अगर हम इन सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज के ग्रुप की बात करें तो इनके ग्रुप को इंडस्ट्री कहा जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारी जो सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाली फर्म है उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो वो इंक्लूड करके वो अपने आप में इंडस्ट्री कहलाएंगे। तो हम इन सब के ग्रुप को बोलेंगे कि ये सब, ये जो सैमसंग है, वीवो है, नोकिया है, ये मोबाइल इंडस्ट्री हैं। आई होप आपको फर्म और इंडस्ट्री में मतलब समझ में आ गया। तो देखिए मोनोपोली की सिचुएशन में क्या होता है, किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने वाला एक ही प्रोड्यूसर है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो जो प्रोड्यूसर है वही सेलर होगा। तो यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अर्थात एक अधिकार में उद्योग ही फर्म है अथवा फर्म ही उद्योग है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर है। एक अधिकार उसी वस्तु के संबंध में हो सकता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मोनोपोली की सिचुएशन में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है उस प्रोडक्ट का। चलिए अब हम एक डेफिनेशन को देख लेते हैं। The term monopoly defines a situation in which a single firm produces a commodity for which there are no close substitutes. That means एक अधिकार शब्द उस अवस्था को परिभाषित करता है जिसमें एक ही फर्म उस वस्तु का उत्पादन करती है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। ये डेफिनेशन हेडरसन एवं क्वेंट के अकॉर्डिंग है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आई होप आपको ये क्लियर होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं एक अधिकार की विशेषताएं। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका अकेला उत्पादक अथवा विक्रेता। तो मोनोपोली की ये प्रमुख विशेषता है कि इसमें सिंगल सेलर होता है या सिंगल प्रोड्यूसर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो देखिए ये भी हमने अभी मीनिंग डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया है कि भाई मोनोपोली की सिचुएशन में जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका कोई मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें, यानी कि स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। देखिए कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ बैरियर्स होते हैं कि नई फर्म इजीली एंट्री नहीं कर पाती हैं। लाइक कुछ लाइसेंस के प्रोसेस होते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है
और सभी कंपनियों को वो मिल भी नहीं पाता है। ठीक है, तो ऐसी सेक्टर्स में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि नई फर्म को एंट्री नहीं मिल पाती है। तो जहाँ पर नई फर्म अगर एंट्री नहीं कर पाएगी किसी सेक्टर में, तो पहले से जो अवेलेबल फर्म है वो मोनोपोली की सिचुएशन में होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण, यानी कि फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई। तो देखिए मोनोपोली की सिचुएशन में जब सिंगल सेलर है और सिंगल ही प्रोड्यूसर है, तो उसका सप्लाई पर 100% कंट्रोल होता है। वो अपनी वस्तु की पूर्ति की मात्रा को अपने अनुसार जब चाहे परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा स्वतंत्र मूल्य नीति, यानी कि फ्री प्राइस पॉलिसी। देखिए मोनोपोली की सिचुएशन में जो मोनोपोली फर्म होती है वो अपनी वस्तु का कुछ भी प्राइस रखने के लिए फ्री होती है एकदम। क्यों? बिकॉज ऑफ वो सिंगल सेलर है, तो वो प्राइस मेकर की सिचुएशन में होगा, वो खुद ही प्राइस मेकर होगा और उसकी प्राइस को कोई अदर फर्म होगी नहीं जो इफेक्ट करे। क्यों नहीं? क्योंकि उस वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि अगर सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाली अदर कंपनीज होती हैं, लाइक हम मोबाइल का एग्जांपल ले रहे थे, तो आप नोटिस करोगे कि मोबाइल बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं वो सिमिलर फीचर्स वाले जो भी उनके मोबाइल सेट हैं, आप देखोगे तो अलग अलग कंपनीज के भी सिमिलर जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस पे आपको सिमिलैरिटी नज़र आएगी। वो एक दूसरी कंपनियां जो हैं एक दूसरे के प्राइस को देख के अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। प्राइस जो है अदर फर्म से इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ अगर वो अपनी सब्स्टिट्यूट जो कंपनी है उससे ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को ना लेकर दूसरी फर्म का प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनको नुकसान होगा। इसीलिए अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो अदर फर्म्स का जो प्रोडक्ट का प्राइस है उससे हमारे प्रोडक्ट के प्राइस भी इफेक्ट होते हैं। बट मोनोपोली की सिचुएशन में अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं तो हमारा प्राइस इफेक्ट होगा भी नहीं। तो हम एज अ मोनोपोली फर्म एकदम फ्री होंगे अपने प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी सेट करने के लिए। ठीक है, तो मोनोपोली की ये एक विशेषता है फ्री प्राइस पॉलिसी। अब देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली को डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहें तो इनमें एक दो पॉइंट अपनी तरफ से और इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हमने इनका मीनिंग और डेफिनेशन ऊपर देखा ही था, तो उसमें भी एक दो पॉइंट थे जो इसकी विशेषताओं में आप इंक्लूड कर सकते हो। लाइक एक पॉइंट आया था कि मोनोपोली में फर्म और उद्योग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और मैं एक और बात बता दूं कि मोनोपोली की जो सिचुएशन है यहाँ पे मोनोपोली की कंडीशन में प्राइस डिफरेंशिएशन का भी गुण पाया जाता है, यानी कि ये भी एक विशेषता होती है। प्राइस डिफरेंशिएशन क्या होती है कि यहाँ पे जो मोनोपोली की सिचुएशन है इसमें मोनोपोली फर्म ना अपने अलग अलग कस्टमर से सेम अपने प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस भी ले सकती है, यानी कि प्राइस में भी यहाँ पे विभिन्नता पाई जाती है। वो जो चाहे प्राइस ले सकती है। मान लीजिए वो अपने कुछ कस्टमर से पर यूनिट 100 रुपीज़ लेती है अपने प्रोडक्ट का, बट कुछ अन्य कस्टमर से वो उसी सेम प्रोडक्ट का 150 रुपीज़ चार्ज करे, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो आप इन पॉइंट्स को भी इसकी विशेषताओं में इंक्लूड कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे है एक अधिकार को जन्म देने वाले तत्व, यानी कि फैक्टर्स ऑफ एमर्जेंस ऑफ मोनोपोली। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है आपका कच्चे माल का एक अधिकार, मोनोपोली ओवर रॉ मटेरियल। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो होती ही है। तो अगर किसी वस्तु के बनाने के लिए जो भी आवश्यक रॉ मटेरियल होता है वो किसी एक ही पर्टिकुलर फर्म के अंडर में आ जाए उसका राइट, तो वहाँ पर वो फर्म जो है वो मोनोपोली की सिचुएशन में होगी, क्योंकि सारा का सारा रॉ मटेरियल उसके पास है। तो कोई अदर फर्म तो उस रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकती और प्रोडक्शन नहीं कर सकती। उस रॉ मटेरियल का यूज़ वही फर्म करेगी जिसके अंडर में उसका राइट है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट पी है जिसको बनाने का सारा रॉ मटेरियल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है, उस पर्सन का नाम है ए। ठीक है, तो वही उसका यूज़ करेगा रॉ मटेरियल का, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर उस फर्म का मोनोपोली हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे उस फर्म की उस प्रोडक्ट के लिए मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया है ये पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विशिष्ट कॉपीराइट तथा पेटेंट।
देखिए यहाँ पर अगर देखिए कुछ फर्में जो हैं वो कुछ विशेष कॉपीराइट या फिर पेटेंट प्राप्त कर लेती हैं जो दूसरी अन्य फर्मों के पास नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन कॉपीराइट या पेटेंट की वजह से वो जो फर्में हैं वो एक अधिकार की सिचुएशन में आ जाती हैं, क्योंकि वो राइट केवल उसी फर्म के पास है, अदर किसी फर्म के पास नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है अब विधान के द्वारा। देखिए कुछ स्थितियों में विधान के द्वारा भी एक अधिकार उत्पन्न हो जाता है, मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारा इंडिया में इंडियन रेलवे का या फिर इंडियन पोस्ट का। ठीक है, तो भारतीय डाक है उस पर हमारी भारत सरकार की मोनोपोली है। इसी तरह से हमारी जो इंडियन रेलवे है, भारतीय जो रेल है, उस पे हमेशा से ही भारत सरकार का अधिकार रहा है, भारत सरकार की मोनोपोली रही है। प्रेजेंट टाइमिंग में ऐसी खबरें आ रही हैं कि रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, तो वो आगे की बात है। फिलहाल के लिए हमेशा से अब तक रेलवे पे भारत सरकार का अधिकार रहा, तो विधान के द्वारा हमारा जो है मोनोपोली गवर्नमेंट की रही। इसी तरह से भारतीय डाक के बारे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। व्यापार का बड़ा आकार यानी कि लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। देखिए कुछ फर्में होती हैं जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, और बड़ा आकार है तो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होगा, बड़े लेवल पे बचतें होंगी, बड़े लेवल पे बचत होगी तो उसको वो और इन्वेस्ट करेंगी अपनी फर्म में, और उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो डे बाय डे कम होती चली जाएगी, और धीरे धीरे जो उनका व्यापार है वो अपने आप में और बड़ा होता चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में इस टाइप की जो फर्में हैं वो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उनका धीरे धीरे पूरे मार्केट पर एक अधिकार होने लगता है। तो इस तरह से वो मोनोपोली की सिचुएशन में आ जाती हैं जो लार्ज साइज ऑफ बिजनेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता, नीड ऑफ ह्यूज कैपिटल। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, और हर कोई कंपनी उतनी बड़ी मात्रा में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो उस सिचुएशन में जो पहले से कंपनी अवेलेबल है उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, लोहा इस्पात उद्योग होता है, जहाज बनाने वाली कंपनीज होती हैं, इनको बहुत बड़ी मात्रा में इनमें पूंजी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है जो हर कोई कंपनी नहीं कर पाती। ठीक है, तो नई कंपनी नहीं आएगी तो पुरानी कंपनी जो है उसी की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उत्पादन की गुप्त विधि अथवा यंत्रों का प्रयोग, यूज़ ऑफ सीक्रेट प्रोडक्शन टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्या होता है कि अगर किसी फर्म के पास अपने प्रोडक्ट को बनाने की कोई स्पेशल टेक्निक का उसको पता है, और जिससे उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत कम आती है और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, तो देखिए अपनी इस सीक्रेट टेक्निक का प्रयोग करके जो फर्म है वो इन फ्यूचर में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वस्तु का सीमित बाजार, लिमिटेड मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत सीमित मार्केट होता है। ठीक है, लिमिटेड मार्केट की वजह से भी ये भी एक सिचुएशन है कि नई जो फर्म है ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने से बचती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा वो आकर्षित नहीं होती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पहले से ही ये जो क्षेत्र है बहुत सीमित है, तो अगर हम इसमें एंट्री करेंगे तो हमें लॉस उठाना पड़ सकता है। तो जो जहाँ पर किसी वस्तु का लिमिटेड मार्केट होता है तो उस क्षेत्र में भी नई कंपनियां नहीं आती हैं, और अगर नई कंपनियां एंट्री नहीं करेंगी, नई फर्म एंट्री नहीं करेंगी, तो जो पहले से अवेलेबल जो कंपनी या फर्म है उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर, व्यापारिक ख्याति यानी कि बिजनेस गुडविल। देखिए जब किसी वस्तु के प्रोडक्शन में कोई फर्म बहुत ज़्यादा गुडविल क्रिएट कर लेती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसने प्रसिद्धि प्राप्त की है, यश प्राप्त कर लिया है, तो क्या होता है कि उसकी एक अपनी पहचान बन जाती है, लोग उसके नाम से उसकी वस्तु को खरीदते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जो नई फर्में होती हैं, नए उत्पादक हैं, वो प्रवेश करने से डरते हैं कि पहले से एक प्रोडक्ट है जिसकी अपने आप में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, पता नहीं हम उसके सामने टिक पाएंगे या नहीं, तो उनको ये डर रहता है। तो
ऐसी सिचुएशन होने पर भी जब कोई फर्म बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर लेती है तो नई फर्में डरती हैं आने से, और अगर नई फर्म उस सेक्टर में एंट्री नहीं करती है तो पहले से जो अवेलेबल वो फर्म है वो अपने आप में मोनोपोली की सिचुएशन में हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने मोनोपोली का मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स एंड एमर्जेंस ऑफ मोनोपोली, इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। होप आपको मोनोपोली अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।